अच्छा, देखो, वी हैव अ क्वेश्चन हियर एंड इट इज ऑफ विंटर 25 एंड वेरिएंट 42 ना, ऑफ IGCSE 0620। अब देखें, आप स्टार्ट कर रहे हैं। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंप्लीट द टेबल 1.1 टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस इन टर्म्स ऑफ द particle separation, particles arrangement, and the particles motion. So the table, this is table 1.1. So the separation in the solid is touching now, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को ये वो टच कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, लिक्विड में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लिख देते हैं फार अपार्ट ना। ऐसा नहीं होता है। दे आर नॉट अपार्ट ना, दे आर ऑल्सो टचिंग इन दी लिक्विड, बस जितना जो है वो करीब उसमें होते हैं उतना करीब नहीं होते लिक्विड में, जितना वो सॉलिड में होता है, बट टचिंग ही होती है। और गैस में अपार्ट, दे आर फार अपार्ट। then the arrangement in the solid is यूनिफॉर्म ना। इट इज यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, बिल्कुल यूनिफॉर्म जो है वो अरेंजमेंट होती है। एंड एंड इन द लिक्विड इट इज रैंडमली अरेंज्ड। ओके, क्योंकि कोई इनकी जो है वो अरेंजमेंट नहीं होती ना। सॉलिड, देयर इज नो मोशन इन द सॉलिड, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। और लिक्विड में भी जो उनका वो मोशन होता है वो रैंडम ही होता है ना। जिस आप ये पोजीशन में आप उनको टर्न करोगे, उस पोजीशन में लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। सब्सटेंस कैन फिजिकली चेंज। नेम द ईच फिजिकल चेंज। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इज अ मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड इज melting. Liquid, gas to liquid, gas to liquid is condensation. When the gas is converted to liquid, it is condensation. And the solid to aqueous, solid to aqueous, it is the dissolving. Solid to aqueous, student में write वो melting है, but ये melting जो वो नहीं है, ये dissolve हो रहा है, इसको बोलेंगे dissolving। क्योंकि solid to aqueous का मतलब हम solid को water में dissolve कर रहे हैं, तो ये होगा dissolving। फिर उसके बाद है कि गैस diffuses, describe in terms of particles why the gas diffuses। भाई गैस diffuses due to their रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो डिस्टेंस बहुत भी बहुत ज्यादा होता है। सो दे मूव रैंडमली, बट एक धमाका है तो सो वी डोंट हैव टू डिफाइन दैट मच ना। सिर्फ क्या लिखेंगे कि दे मूव रैंडमली, पार्टिकल्स मूव रैंडमली। स्टेट व्हाट डिटरमाइंस द relative rate of diffusion at constant temperature, the mass। if we have greater mass, the diffusion would be less than। अगर मास वो ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन वो कम होगी, बट अगर मास वो कम होगा तो डिफ्यूजन जो वो ज्यादा होगी। सो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ओके, बट जो गैसेस होती हैं वो ज्यादा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं, तो यहाँ पे इट इज बेटर टू राइट मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि गैसेस एटॉमिक फॉर्म में तो बहुत ही रेयर होता है। gaseous oxide of nitrogen are atmospheric pollutants. One adverse effect of oxides of nitrogen in the in the formation of acid rain. State the two other adverse effect of oxides of nitrogen। एक उसने वो बता दिया कि भाई वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड सेकंड वन इज फोटोकेमिकल स्मोक। सो इससे क्या होता है, और अदर जो है वो एनो जो होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट कैन कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू ना। ठीक है। सो वन इज फोटो केमिकल स्मोक
जो आजकल होता है ना पंजाब में जो आ जाती है स्मोक, इसको गलती से हम धुन बोल देते हैं। एंड द अदर वन इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स as it is a toxic gas now. In the catalytic converter, oxides of nitrogen are removed by the reaction with the toxic gases. In the catalytic converter, oxides of nitrogen are removed by the reaction with toxic gases, a product of incomplete combustion of hydrocarbon fuels. The two non-toxic gases are formed in this reaction. Name the toxic gases formed, or name the toxic product ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल। अच्छा, यहाँ पे होता है क्या है, जो एनओ होता है इससे दो बनती है इनकम्प्लीट कंबशन से ना, एक होती है सीओ एंड अनदर वन इज एनओ। तो सीओ और एनओ आपस में रिएक्ट करते हैं, ये फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन प्लस CO2 से। तो या तो सीओ लिख दो या एनओ आप जो भी लिख दो, ठीक है। फिर देन इसके ये बात है, नेम द टू नॉन टॉक्सिक गैसेस फॉर्म। यही दोनों जो अभी मैंने बताई हैं, इनके आपने को नाम लिखना है, मैंने खाली ये वो लिख दिया, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पूरे पूरे को नाम लिखने हैं इन दोनों के। In the question to iron is extracted from the iron ore in a blast furnace. The iron compound in the main iron ore used in the blast furnace in the iron three oxide. So basically in the iron three oxide, and the main reaction is Fe2O3, which is iron three oxide, is reduced by the 3CO to form 2Fe in the molten form plus 3CO. That is the main equation. State the name of the main iron ore used in the blast furnace. It is a hematite ore. The ore that is used in the blast furnace is a hematite ore. State how the main source of heat is provided in a blast furnace. अच्छा देखो, blast what happens in a blast furnace ये अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ, ये दिखा देता हूँ ताकि इशू ना हो। अरे भाई इसकी तबीयत खराब हो गई। देखो ये मेरे पास ना ब्लास्ट जो है वो फर्नेस होती है, ठीक है। दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस। अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक पूरी जो है ये ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसमें जो है ना 1000 ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो हम करते क्या है, हमारे पास तीन जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी एक होता है हेमाटाइट और एक होता है कोल जिसको कोक बोलते हैं, और एक होता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम ये हॉट एयर का इंटेक यहाँ से वो देते हैं, ये लिखा हुआ है ना हॉट एयर, यहाँ से हॉट एयर का इंटेक आता है और यहाँ से हम वो कोल को जो वो डालते हैं। तो वो जो कोल होता है, जो वो कार्बन है, वो ऑक्सीजन की जो ये हॉट एयर की ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बनाता है। और क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है और तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी जो है ये प्रोड्यूस होता है। देन एट फॉर सेकेंड स्टेप हम इसमें लाइमस्टोन ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट होती है तो जो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो डिकम्पोज जो है वो हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब यहाँ पर हमारे पास दो जगह से वो CO2 आ रहा है ना, एक आया था बाय दी रिएक्टिंग ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां से आया था, यहाँ पे बहुत हीट ये प्रोड्यूस हुई थी, और दूसरा था जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया। तो वी gathered the carbon dioxide formed in both the इक्वेशन, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम जो है वो रिएक्शन कर देते हैं, दोबारा ऊपर से जो है वो कार्बन ऐड करते हैं। तो वो जो वो कार्बन है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो इसको वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। देन हमारा ये मेन स्टेप होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करती है आयरन ऑक्साइड के साथ। आयरन ऑक्साइड जो है, जो आयरन होता है वो आयरन जो हेमाटाइट होर होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो ये बनाता है आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरीके से हमारे पास इम्प्योरिटी जब रह जाती है SiO2। अब हम इस इम्प्योरिटी को कैसे क्या रिमूव करते हैं, हम कैल्शियम, अब जहाँ पे जो कैल्शियम
कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में जो चेंज हो गया था। तो अब यहाँ पे इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन CiO2 के साथ करते हैं। जो हमारे पास CiO2 ये इम्प्योरिटी थी। तो ये दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं जो एक गीली मिट्टी की तरह होता है। फिर इसको हम जो है ना वो टेक आउट कर लेते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है वो, स्टेट हाउ द मेन सोर्स ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। इट इज अ रिएक्शन ऑफ कोल विद कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बर्निंग ऑफ कोल, सॉरी रिएक्शन ऑफ कोल विद ऑक्सीजन, या फिर इसको हम बर्निंग ऑफ कोल भी बोल सकते हैं, विद CO2, विद ऑक्सीजन। अच्छा देखो बर्निंग है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, नहीं तो बर्निंग होती नहीं है, ठीक है। यानी वो चला रहे हैं कोल को। नेम द गैसियस रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो अभी मैंने ये बताया ना कि मेरा जो है वो जो ये दोनों जो CO2 दोनों जगह से गैदर होता है, इनका रिएक्शन हम दोबारा कोल के साथ करते हैं तो CO बनता है। CO मेरा रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट होता है, जो कि Fe2O3 को रिड्यूस यहाँ पे वो करता है। और जो Fe2O3 का ऑक्सीजन होता है वो खुद गेन करके CO2 में चेंज हो जाता है, और Fe को प्योर फॉर्म में वो लेके आ जाता है। तो मैं यहाँ पे खाली CO लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे CO2। उसके बाद वो बोल रहा है कि राइट द सिंपल इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय द गैसियस रिड्यूसिंग एजेंट। ये इक्वेशन है, ये दोबारा यहाँ से कॉपी उठा के कर देते हैं। सही। यहाँ पे क्या होता है, Fe2O3 इज रिएक्टिंग विद CO। तो CO क्या करता है, इसके ऑक्सीजन वो गेन कर लेता है, इसको रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि CO रिड्यूसिंग ये एजेंट है, और खुद ऑक्सीडाइज जो है वो हो जाता है, और आयरन को इसकी प्योर फॉर्म में लेके आ जाता है। The main impurity is the silicon oxide. Write the two simple equation to show the role of limestone in removing the calcium oxide from the iron ore. First, the calcium carbonate is decomposed to calcium oxide and CO2। अब वो सारी इक्वेशन आ रही है ना एक ही, रही कैल्शियम को कार्बोनेट की, फिर यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो नीचे जाके CiO2 से रिएक्शन करेगा। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है दैट विल रिएक्ट विद द SiO2 टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। काफी वो ज्यादा मार्क का क्वेश्चन था, 117 मार्क का। Table 2.1 shows the four different isotopes of iron A, B, C, D. Explain why A, B, C, D are the isotopes of iron। क्योंकि they have same proton number। प्रोटॉन नंबर सेम होंगे तो आइसोटोप होंगे, तो मार्क का है, बट दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। तो ये इफ हमें आइसोटोप का पता कैसे चलता है कि उनके नंबर ऑफ ये प्रोटॉन सेम होते हैं। दे हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। वो बोले कि आयरन कैन फॉर्म टू डिफरेंट आयॉन्स Fe2+ एंड Fe3+, एज आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल ना, तो इसकी इट इज हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन, so it can form multiple stable ions। Complete the table 2.2 to show the number of proton, neutrons and electrons into iron ions। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हमें वो देखना पड़ेगा, प्रोटॉन नंबर ना। इसको रोटेट कर लेते हैं 90। अब प्रोटॉन नंबर क्या है, आयरन मुझे तो याद है वो 26 है, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ये मेरे पास ये आयरन है। आयरन में देखो ये ऊपर वाली डिजिट है, दैट इज प्रोटॉन नंबर, नीचे वाला डिजिट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि वो मास नंबर जो ये बड़ी होती है वो डिजिट। तो यहाँ पे आयरन क्या है, 26 जो है वो प्रोटॉन्स है वो दोनों में सेम होंगे क्योंकि दोनों आइसोटोप हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 54 माइनस 26। 54 माइनस 26 इट इज
28। और फिर इसमें मास नंबर कितना है 58, तो 58 माइनस for 26 ना। ये जो ऊपर मैंने भी वो बताया था ना, जो ऊपर डिजिट दिया गया है, इसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नीचे जो छोटा सा लिखा होता है, ये प्रोटॉन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे लिखा होता है, इसे वो 26। तो आप जो है वो इसको इससे यानी कि जो मास नंबर है उसको ये प्रोटॉन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो न्यूट्रॉन आपके पास आता है। तो 58 माइनस for 26 दैट इज 32। अब यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे +2 चार्ज है। अब देखो अगर प्लस चार्ज है तो दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। सही। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो दैट मीन्स वी हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स देन दी प्रोटॉन्स। कितने कम होंगे, जितना चार्ज के साथ वो नंबर लिखा है, +2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इट इज 24। यहाँ पे +3 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, दैट इज 23, क्योंकि ये प्रोटॉन 26। फिर वो बोले डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर द एक्वस Fe2 आयोन्स टेस्ट एंड द ऑब्जर्वेशंस। फ्लेम टेस्ट होता है इसके इसके लिए हमारे पास ना, या फिर इसके अलावा हम जो है ना एक और भी टेस्ट करते हैं जो NaOH के वो साथ होता है ना। ठीक है। अब वो क्या होता है अगर हम NaOH के साथ टेस्ट कर रहे हैं ना, अगर हम एक्वस NaOH ऐड कर रहे हैं तो Fe2+ आयन का बोल रहे हैं ना। अगर ये खाली आयरन का होता तो फिर देन फ्लेम आर करते। देखो ये NaOH ये एक्वस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो ग्रीन पीपीटी आएगा ना, ठीक है। और जब हेक्सिस करेंगे तो इनसॉल्युबल पर रहेगा, ग्रीन पीपीटी होगा, फिर देन इनसॉल्युबल इन एक्सिस। अगर एक्सिस में NaOH को डाल देंगे तब भी इनसॉल्युबल जो रहेगा। एंड oxidizing agent converts Fe2+ ions to Fe3+ ions. Define the term oxidizing agent. Oxidizing agent क्या है, एजेंट का मतलब है किसी दूसरे का काम करना, किसी दूसरे से काम करवाना। सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरों को ऑक्सीडाइज ये वो करता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दैट इज यूज टू ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूसिंग इटसेल्फ। तो 2 मार्क का है। A substance that is reducing other and oxidizing itself। उसके बाद है explain why the conversion of Fe2+ ions to Fe3+ ion is described as the oxidation। भाई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज ना फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+। के अलावा एक इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ना। यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम ना। Fe2+ Fe3+ जा रहा है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग है ना। अदर थिंग इज के इट इज गोइंग फ्रॉम 2+ टू 3+, दैट इज मीन्स इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो वी may write loss of electron और gain of oxidation number, ठीक है। ON oxidation। The oxidizing agent of for the conversion of Fe2+ Fe3+ ions is the aqueous potassium manganate state, the one condition needed for the oxidation to take place। अच्छा हमेशा जो पोटेशियम मैग्नेट यूज करते हैं वो एसिडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं, आपने ये वो देखा होगा, व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी टेक द पोटेशियम मैग्नेट इन द एसिडिफाइड फॉर्म ना। सो द कंडीशन शुड बी एसिडिफाइड। Iodide ions can reduce Fe2+ to Fe3+ ions in an aqueous solution, such as the identity of the other product in this reaction। मैं वो बोल रहा है कि आयोडाइड आयोन्स जो है वो रिड्यूस करें Fe को ना, तो आयोडाइड आयोन्स Fe2 3+ से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको चेंज कर रहा है, ये Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
ऑक्सीडाइज होगा तो वो जीरो, ये माइनस से ऑक्सीडाइज होके वो खुद आई टू में चेंज हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा ना। अभी इसके ऊपर माइनस चार्ज है आई टू में, वो जीरो हो जाएगा, तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe3+ को रिड्यूस कर रहा है। सो अदर ये प्रोडक्ट क्या आएगा, आयोडीन आई टू। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा, देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। A student prepares a sample of an insoluble salt, barium sulfate. The student adds aqueous sodium sulfate Na2SO4 to aqueous barium chloride. देखो वही चीज़ ये हब आ गई इन व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ इनसॉल्युबल सॉल्ट ना, तो हम दो वो सॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं। अब वो दो सॉल्युबल सॉल्ट वो लेते हैं कि जिसमें दोनों एक एक आइंस वो कॉमन हो। जैसे वी टेक बेरियम क्लोराइड जिसमें बी ए सेम था, एंड वी टेक द Na2SO4 जिसमें SO4 सेम था। ठीक है। The student carries out the following step: dissolve 1 moles of solid BaCl2 in 100 cm cube of distilled ये water in a beaker to form BaCl2. Add an aqueous solution which contain zero point 0.1 mole of Na2SO4 to the beaker containing BaCl2। अब देखो उसने ये आपको बना के दिखा दे कि how you can form a solution from the solid BaCl2 ना, और ये Na2SO4 का भी solution इसी तरीके से ये बना होगा। अब वी हैव BaCl2 एंड वी हैव Na2SO4 ना। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों के मोल सेम है, और तो इनको हम ये मिक्स करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा इनका। अब देन व्हेन Na2SO4 reacted with BaCl2 ना, so BaSO4 plus 2NaCl is formed. सो ओनली दैट BaSO4 इज वो सॉलिड ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को एक्सिस ये हम ले लेंगे। जैसे हमने BaCl2 को लिमिटिंग को रिएक्टेंट ले लिया, एंड दिस Na2SO4 is an axis. So after the reaction we are left with a solution that contains aqueous Na2SO4, aqueous NaCl and BaSO4 को solid। तो BaSO4 को हमें यहाँ से अलग करना है, so we will do the filtration, stir the mixture and do the filtration, stir the mixture and then filter it, देन ड्राई द सॉलिड इन द फिल्टर पेपर। सही, उसको फिर हम ये डिस्टिल ये फिल्टर करने के बाद डिस्टिल हम अ, ये फिल्टर करने के बाद हम ये डिस्टिल ये वाटर से वॉश करते हैं, फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। कंप्लीट द सिंपल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंक्लूडिंग द सिंपल इक्वेशन स्टेट सिंबल। तो BaSO4 इज सॉलिड एंड NaCl 2NaCl is aqueous. Calculate the mass of BaCl2 dissolved in step 1. So the moles and the volume is given ना। So as the moles are given of BaCl2 ना, so हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास मोल्स का होता है फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ मास इट इज N is equals to M or MR। So M will be equals to N into MR। So N is 0.1 mole and MR is 208, so it is 20.8। the MR of barium chloride is 208 na। The concentration of Na2SO4 is 1.5 mole per dm cube. Calculate the volume in cm cube of 1.25 mole per dm cube of Na2SO4 added in step 2, which contains 0.1 mole of Na2SO4। So basically we have to calculate the volume of Na2SO4. For this, the concentration of Na2SO4 is given and the moles are given. So the formula will be C is equals to N over V. So V is equals to N over C. So we have the moles and we have the concentration, but we have to give the answer in a cm cube now. So the moles are zero point 0.1 and the concentration is 1.25, but the answer will be in a dm cube because concentration dm cube के, so we have to multiply the whole answer by the 1000 to convert the dm cube into the cm cube। So the answer is 80 cm cube। State the color of the solid form in step 2। Barium sulfate is of white color ना, barium sulfate is of white color, all the sulfate are of white color।
The mixture is filtered in step 3. State the general term given to the solid left in the filter paper. It is the residue. The solid that is left after the filtration, it is known as residue. And the liquid, there are two things. The one is we do the filtration to separate the solid and the liquid. Now, the aqueous. The aqueous part is known as the filtrate, and the solid part is known as the residue. The actual mass of barium sulfate collected in step 4 is greater than the expected. This is because the student should do an additional step between 3 to 4. Suggest what the student should do in the additional step and explain why the actual mass collected is greater than the expected mass. मैंने यहाँ पर एक स्टेप आपको वो बताया था. यहाँ पर एक चीज मैंने आपको वो बताई थी कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है. अच्छा, यहाँ पे ना हमने पता है वो क्या किया है. हमने जो एक मिनट. सही. अब देखें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा. 3 to 4 हमने क्या वॉशिंग नहीं करी थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना. सो वी डू द वॉशिंग विद द वाटर ना. तो अब एक्स्ट्रा पोमास क्यों आ रहा है. क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो हमने जब हम वाटर से वॉश करेंगे तो इम्प्योरिटी वो रिमूव हो जाएगी. तो जो एक्स्ट्रा पोमास आ रहा है वो इस इम्प्योरिटी का आ रहा है. सही. rinse the residue with the water. Rinse the residue with the distilled water, TW. So extra mass of impurity would be removed. से वही जो है एक्स्ट्रा वो मास हमारे पास था. दैट impurity is an extra mass. Impurity is an extra mass. अब बोले state the name of this method of salt preparation, precipitation method. The preparation of solid is precipitation method. State the state the name of different barium salt that is used instead of barium chloride. मैंने बोला है ना कि नाइट्रेट आप ज्यादातर यूज वो कर सकते हो, तो वी कैन यूज द बैरियम नाइट्रेट ना. बैरियम सॉल्ट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ बैरियम नाइट्रेट, or as all nitrate salts are soluble. And instead of salt, sulfate salt, instead of Na2SO4, we use K2SO4. We can use K2SO4 or we can use NH4SO4 ना. तो हम K2SO4 या NH4SO4 भी यूज कर सकते हैं. K2SO4 as all the potassium salts are soluble ना. And barium salt can be made by this method. अच्छा, इसके बदले कौन सा जो बैरियम सॉल्ट है दैट इज इनसॉल्युबल. तो देखो, यस बैरियम सल्फेट, बट द बैरियम सल्फेट इज समथिंग दैट इज एक्सेप्शन इन दी वो सल्फेट ना. बैरियम सल्फेट जो है वो सल्फेट में एक्सेप्शन होता है. अगर मैं यहाँ पर आपको को दिखाऊं तो बैरियम सल्फेट इज एन एक्सेप्शन ना. तो ये जो बैरियम सल्फेट है ये एक्सेप्शन होता है. इन द सल्फेट सॉल्ट ओनली द बैरियम सॉल्ट ना दैट इज insoluble is barium sulfate, which is the exception, as all the salts are soluble except barium, calcium, and lead sulfate. But all the carbonate salts are insoluble except Na2CO3, K2CO3, NH4CO3. So barium carbonate is also insoluble. तो हम barium carbonate भी वो बना सकते हैं. We can also form the barium bicarbonate too. Now we have a question 4 here.
Nitric acid HNO3 and the sulfuric acid H2SO4 are strong acids. Ethanoic acid CH3COOH is an weak acid. 1 mole of each acid is added separately to the 100 cm cube of distilled water to form a dilute solution. All the three acid dissociates in a distilled water. We have HNO3, H2SO4 and ethanoic acid CH3COOH. हमने इसको 100 cm क्यूब वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है, ताकि एक सॉल्यूशन हमारे पास जो आ जाए. State the formula of the common cation produced when each of these three acid dissociates. That's why the acid है तो common ion H plus ही होगा. Common ion H plus ही होगा. H plus. Uh, Explained in terms of dissociation why a nitric acid is described as a strong acid and ethanoic acid is described as a weak acid. Nitric acid ionizes completely, whereas ethanoic acid ionizes partially. It dissociate. Completely dissociates. Partially dissociated. State which of the three dilute acids have the greatest highest pH. देखो highest pH का मतलब है more pH, तो more pH is of weak acid, lesser pH is of strong acid ना. तो pH है, the pH will vary from 0 to 14 ना. 7 is for neutral. अभी जितना ये पीछे आएगा it would be more acidic, और जितना ये आगे जाएगा it will be more base. तो अगर ये जितना पीएच को कम है इट इज मोर एसिडिक, और जितना ये आगे जाएगा इट विल बी मोर बेस. तो हेथानोइक एसिड है जो कि वीक एसिड है, तो उसका जो पीएच है वो ज्यादा होगा, वो एसिडिक से ज्यादा दूर होगा. तो इट इज इथानोइक एसिड. एस इथानोइक एसिड इज अ वीक एसिड ना, तो जितना एसिड स्ट्रॉन्ग ये होता जाएगा उसका पीएच उतना जीरो की तरफ जो है वो जाता वो चले जाएगा. जितना एसिड वीक होता जाएगा उतना पीएच उसका ज्यादा होता जाएगा, 7 की तरफ होता चला जाएगा. स्टेट द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन. सॉरी, स्टेट द कलर ऑफ phenolphthalein in all three acids. phenolphthalein का कोई वो कलर ही नहीं आता, ठीक है, एसिड्स में कलरलेस होता है. phenolphthalein एसिड्स में कलर जो लेस होता है. यू हैव टू रिमेंबर द थ्री वो नेम्स ना. phenolphthalein, मेथाइलोरेंजन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उनके कलर्स भी याद करने के. एसिड में कौन सा होता है, बेस में कौन सा होता है. phenolphthalein कलर एसिड में कलरलेस होता है. It is transparent. Give the formula of the hanine formed when the sulfuric acid is dissociated into water. When the sulfuric acid dissociated into water, it forms H plus and SO4 2 minus. So SO4 2 minus is the negative ion. When the ethanoic acid dissociated into H3O plus, and the reversible sign is for the indication of weak acid, CH3CO minus plus H plus. So that CH3CO minus is the weak acid. So is the negative ion anion. Name the two gaseous products formed during the electrolysis of the dilute sulfuric acid using Hinert electrode. So we have dilute sulfuric acid now. So dilute sulfuric acid is H2SO4. It is aqueous now. So it will be decomposed to H plus. H2SO4 decomposed to H2H plus or plus SO4 2 minus, and aqueous will be decomposed to H plus and O minus. So the positive ion is same now. So H will be deposited now. तो H जब डिपॉजिट होगा तो वो हाइड्रोजन गैस वो बनाएगा, ठीक है. सो वन इज हाइड्रोजन, और the other thing is SO4 is a dead ion. SO4, NO3, carbonate ions, all these are dead ions. All these four ions, five ions are डेड आयंस. तो ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते, ये डेड आयंस होते हैं. इनमें कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो नहीं भी वो करता, तो दीज आर दी डेड आयंस.
तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की इक्वेशन आपको पता है OH की, OH की इक्वेशन ये होती है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म 2H2O प्लस O2, ये ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। नेम the salt formed when the calcium react with the ethanoic acid. So when the calcium react with the ethanoic acid, na, calcium react with the ethanoic acid. As calcium is a metal, so it will replace the H in the ethanoic acid. So it will form CH3 C double O. But the problem here is CO CH3 C double O minus is having a negative ये one charge, but calcium is having a positive two. तो यहाँ पे दो आएंगे, ये two balance out the calcium and H2 will be released. अब ये मेरे पास है इथानोइड आयन ना, इथानोइड आयन, बट जहाँ पे कैल्शियम ऐड हो गया तो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम इथानोइड से। ये जो CO3 माइनस आयन होता है, इट इज OH आयन। अब इसके पीछे जितने वो कैल्शियम है, जितने वो कार्बन होंगे, जैसे एक तो कार्बन है, सो यहाँ पे टोटल 2 वो कार्बन होगा, सो इट इज इथानोइड। अब अगर यहाँ पे कोई इसके साथ मेटल ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये हाइन हो जाएगा, बट यहाँ पे कैल्शियम मेटल को ज्वाइन हो गया तो ये कैल्शियम इथानोइड हो गया। अच्छा देन एल्यूमिनियम नाइट्रेट, aluminum nitrate AlNO3 is made when the dilute nitric acid react with the aluminum hydroxide AlOH3. AlOH3 act as a base. In this reaction, define the term base that accept H plus, that accept H plus, जो कि H plus accept करता है, जो H plus gain करता है उसको हम क्या बोलते हैं, base बोलते हैं, the that gains H plus or the gain accept। AlOH3 is not an alkali. State what is tell you about the solubility of aluminum oxide। देखें, देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारे पास है ना, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब देखो उसने यहाँ पे बोला क्या है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम आर हेम्फोटेरिक ना, either the aluminum oxide or aluminum hydroxide, they are amphoteric, they are amphoteric na, so that means they can behave like an acid and base both, but amphoterics are insoluble. Normally amphoteric are considered as insoluble। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पर उसने कहा है कि AlNO3 is made when the nitric acid HNO3 reacts with the aluminum hydroxide, so that means that aluminum hydroxide के साथ वो react कर रहा है, एंड उसने यहाँ पे क्या बोला है, AlO3 एक्ट एज अ बेस, तो वो एज अ बेस की तरह वो एक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि वो यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ बेस, इट इज नॉट अ प्योर बेस। उसने फिर आगे वो ये कंफर्म भी कर दिया कि AlO3 इज नॉट एन अल्कली, तो जब वो बेस की तरफ रिएक्ट कर रहा है बट अल्कली नहीं है, तो इट इज एम्फोटेरिक, इट इज एम्फोटेरिक ना, इट इज एम्फोटेरिक, और ऑल द एम्फोटेरिक्स आर ऑलमोस्ट insoluble। ओके, सो इनकी वो सॉलिबिलिटी क्या होगी, एम्फोटेरिक्स आर insoluble। तभी इनका पीएच हमें पता नहीं वो चल पाता। वाई द पीएच ऑफ द एम्फोटेरिक्स आर स्टिल अननोन, कि कभी ये बेस है कभी एसिड है, ये होता क्या है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो इनका पीएच भी हमें पता नहीं चल पाता। सो नेम वन अदर कंपाउंड विच फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट व्हेन एडेड टू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये करके वो दिखा देते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम नाइट्रेट विच फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट व्हेन एडेड टू, अच्छा एल्यूमिनियम नाइट्रेट बोल रहा है,
ओके, वो बोला है कि नेम, अब इस चीज को समझे ना, बोला है नेम another compound which forms aluminum nitrate when added to नाइट्रिक एसिड, यानी कि हम यहाँ पे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम और क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि बोथ आर एम्फोटेरिक, बोथ द प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम both the product of aluminum oxide and aluminum hydroxide are amphoteric na, so we can use aluminum oxide too. Okay, then the oxidation number of O atoms in aluminum nitrate is -2. The formula for the aluminum ion, the aluminum is P+3. Determine the oxidation number of N atoms in AlNO3 to show your working. काफी इजी है ना। देखो, यू हैव टू नो द कि इसमें वो कितने आ रहे हैं ना, एल्यूमिनियम में वो कितने NO3 के ऊपर चार्ज किया है। इट इज अप टू यू ना कि आप चार्ज क्या दिखा रहे हो, या तो आप पूरा करके ये दिखा दो AlNO3, यानी ओवरऑल चार्ज 0 है। सो एल्यूमिनियम के ऊपर तो बोल दिया +3 है। नाइट्रोजन इज हैविंग एक्स, तो हम इसको 3x बोल देंगे क्योंकि एक्स जो है वो बाहर है। सही। फिर मैं दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा। फिर वी हैव ऑक्सीजन 3 × 3, वी हैव 9 ऑक्सीजन, सो 9 × -2 = 0। सही। ये 3 हो गया, 3x हो गया, नाइट्रोजन का भी वो कैलकुलेट करना था, देन 3 × 3 9। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 3s -18, तो ये वहां जाके वो क्या हो जाएगा, x = -15, वहां जाके +15 हो गया, दिस +3 एंड -18 इज +15, और ये 3x होएगा, 3x यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा बाय 3, सो इट इज 5, सो +5 इज द आंसर। अच्छा, द another way to find out is if you know the nitrate ion oxidation number na, that is -1. So -1 is equals to, we have 3 oxygen, so 3 into -2। अब मैं यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि ये माइनस ये बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लूंगा, -x, इसको सॉल्व कर लूंगा, -x इज इक्वल टू -1, तो दैट इज +5। तो ऐसे भी आपको कर सकते हो, इट्स अप टू यू। Okay, so we have a question of organic chemistry here. It is of October number 25 and variant 42. Compound E shown in figure 6.1 is an ester. Acha, how this compound is an ester, as it has ester group na, as it has an ester group. So, acha, why it is an ester group? As it why it is an ester? As it has C double bond O in the mid na, so ये ester है। Okay. On the figure one, draw the circle. On the figure one, draw the circle around the atoms which can make the ester linkage. So I have already shaded it with the green color. The next part is name the compound E. So when we are naming the compound E na, when we are naming the ester, that one is the alkyl part. That one is the alkyl part, and it has two carbons, so it is ethyl. It is ethyl, and that one is the carbon chain, and it is of alkane na, as all the carbons are connected by a single bond, so it is alkane. So it has 4 carbons, so it is but, and all the carbons are connected by a single bond, so it is butane. And this one is the ester, which is known as OH na. So first we will name the carbon chain, then we will name the ester, then we will name the alkyl, but alkyl comes first na. So the name of this compound is, first of all, name the carbon chain, that is butane. It is butane. And the functional group here is ester, that is the OH. So it is butanoate.
It is butanoate. Butanoate. And we have ethyl here na, in terms of alkyl. So it is ethyl butanoate. It is ethyl butanoate. Deduce the empirical formula of compound E. So in order to deduce the empirical formula of compound E, just count the total number of carbon here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 carbons here. So C6. And how many hydrogens are there? 3, 2, 2. So that is 7. 7 plus 5, that is 12. So 12 hydrogens here. How many oxygen? 2 oxygens. Na? So now solve them until thus we got the simplest ratio. 2 ones are 2, 2 6 are 12, and 2 threes are 6. So it is C3H6O. Wait, मगर हमने why did we divide it by two? Basically, we didn't divide it by 2. Basically, we are finding the simplest cube ratio. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो हमने वो बनाया है. इट इज नॉट द एम्पेरिकल वन. एम्पेरिकल वन इज द सिंपलेस्ट क्यूब रेशियो. सिंपलेस्ट क्यूब रेशियो कैसे आता है कि आप इनको ये जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से 2 से ही सबको ये डिवाइड कर दिया. इफ देर इज अ 3 ना, तो मैं 3 से सबको डिवाइड जो वो कर देता हूँ. यानी कि मैंने रेशियो जो ये वो निकालना है इसका बस. So smallest number में and out of any of these three, smallest ये number से divide करूँ. यस, जो स्मॉलेस्ट ये वो नंबर आ रहा है. Okay. Compound E is produced when two different compounds react together in the presence of a catalyst. Name the two compounds that react together to produce a compound E. So basically ये जो हमारा पार्ट होता है ना, that butane, that carbon chain part comes from the carboxylic acid, and that alkyl part comes from the alcohol. Okay, that carbon chain part comes from the carboxylic acid. So the carbon chain is of butane, so the carboxylic acid is butanoic acid. ठीक है. That part comes from the carboxylic acid. That part comes from the carboxylic acid, and that alkyl part comes from the alcohol. So we have four carbon here. So the carboxylic acid is the butanoic acid, the basic building, the reactants. And in alkyl we have ethyl here. So ethyl, so it is ethanol. So the two reactants are butanoic acid, as a carbon chain is of butane, and that ethyl is the alcohol. Na? That alkyl part is the alcohol. So it is ethanol. So butanoic acid and ethanol. Suggest suitable catalyst for this reaction. Na? So basically we use a acid, and we can name the acid, or we can write simply the acid. Na? It is H2SO4, concentrated H2SO4, or we can simply write acid. Okay, now determine the number of unbranched ester with the molecular formula C5. Name the Deduce the number of unbranched ester which have the molecular formula C5H10O2. So basically, we have to find out the ester. So we have a molecular formula that is C5H10O2. Okay. So ester is something that is R or H. We can have R or H that is connected to the ester group, and then there is a alkyl here ना. So हम इससे कितने जो है ना लेके जाओ. So सबसे पहले ये बनाते हैं, देन एक. So the first is
C2H5 and C2H5. So एक तो ये हो गया, that is the one ester, and the second one is CH3, C double bond O, C3H7. That is another, and the C other one is H, C double bond O, C4H9, and the other one could be the alkyl is of ethyl na, so C double bond O, CH3, and it could be C3H7. So we can form four esters of unbranched hydrocarbon na. That means the carbon chain should be unbranched. Okay, so four. All unbranched esters with the molecular formula C5HNO2 combusted completely to form the carboxylic acid and the water. Write the simple equation for the complete combustion of C5H10O. So the basic equation for the complete combustion is O2 forming CO2 plus H2. That is the generalized equation of complete combustion. Then we are doing the combustion of C5H10O2. Then we write C5H10O2 जिसकी भी ये combustion करेंगे यहाँ हम को लिख देंगे. Then first we will balance out the carbon on the right hand side. So how many carbons are there? There are five carbons on the left hand side. So we will add 5 with the CO2. Then how many hydrogens are there on the left hand side? We have 10 hydrogens. So we will add 5 with the H2O na? And then we have to balance the oxygen. How many oxygens are there on the acha, carbon and hydrogen are uh, balanced on the right hand side and the oxygen is balanced on the left hand side. So here we have 10 oxygen here, we have 5 oxygen here. So total 15 oxygen. So out of the 15, we have 2 here with the C5H10O2. Now we are left with the 13 oxygen. Now we will add 13 by 2 with the O2. So that 2 to 2 will be cancel out by each other. ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. सही. या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 6.5 ये करके. 6.5 is also 6.5 into 2 is 13 oxygen. That is the easiest way to do the to balance a combustion equation. Yes, there are another way to balance it ना, but ये मुझे सबसे easy जो है वो लगता है. ठीक है. Then we have another question. This question is about the homologous series of alkanes. Three general characteristics of alkanes are they are generally unreactive. They do not have a functional group. Yes, they are unreactive as they do not have functional group, but also they do not have the double bond. Na? Alkene is also the hydrocarbon, but alkene is reactive due to the double bond. Na? ठीक है? They show the trends in the physical properties such as the boiling point and the melting point. Basically, when the number of carbon increases, the melting and the boiling point increases, and they have the similar chemical properties too. By their they are single bondedly बस में कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे तो सब सेम होगा तो केमिकल ये प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. Describe the other two characteristics of the homologous series of alkane. अच्छा, and the other thing is के they have a same the main common thing na, they have the general formula CnH2n plus 2. The second one is that they can differ from each other by the CH2 na. Like here it is CH3, and when you form a carbon of 3 alkane of 3 carbon it would be CH3 CH2 CH3. When you form a alkane of 4 carbon it is CH3 CH2 CH2 CH3. So they are
differentiated by each other by the CH2 group, na? Differ from each other by CH2 group. State the trend in the boiling point of alkanes as the carbon length increases. The boiling point increases as the carbon length increases. The boiling point increases, na, the more the mass, basically the more the number of carbon, the greater the number of electrons, na. So the boiling point or the melting point increases. Name the one other physical property of the alkanes that shows a trend other than the melting and the boiling point. Describe the trend. Describe this trend as a carbon chain increases. So it may be the density or the viscosity, na? The density of alkane increases, ना? ठीक है? Density increases with chain length. Chain length increase होगा तो ये भी increase होगा. State why alkanes are described as the saturated, as they all are having single bond. So that's why they are saturated, na? They are having single bond. Carbon to carbon single bond. Propane has a structural formula of CH3, CH2, CH3. When propane undergoes a mono substitution reaction with the chlorine at a room temperature, two organic products can be formed. State the one condition needed for this substitution reaction to occur. So basically, we are doing the substitution reaction. Basically, we are doing the reaction of halogen to the alkane. Na? Okay. So if we do this reaction with the chlorine, na? So Cl2 यहाँ पे head होगा and the other ये बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl, ना. एक यहाँ से H जो है वो इस Cl के साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा और एक Cl इंस्टेड ऑफ H यहाँ पे वो ज्वाइन हो जाएगा, बट दिस Cl कुड बी एडेड टू दी सेकंड कार्बन ऑल्सो. ठीक है, या तो किसी भी दोनों में किसी एक वो कार्बन पे अटैच होगा या फिर इट कुड बी अटैच टू दी सेंटर फॉर कार्बन, ना. ठीक है. सो द कंडीशन इज violet light ultraviolet rays, and give the structure and the structure formula and the name of each organic product form. स्ट्रक्चर फॉर्मूला वन जो हमने अभी बना दिया ना, that is one, and the name of this compound is it has three carbon, na. It has three carbon, so it is prop. It has three carbons, so it is prop, and all the carbons are connected by a single bond, so it is propane. And there is a Cl on the first carbon, so it is one chloropropane. And the other structure could be when the Cl attached to the second carbon. तो ये हो जाएगा CH3, CHCl and CH3. And this could be two chloropropane, as a chlorine is connected to the second carbon, na? So it is two chloropropane. The two products formed are structural isomer of each other
To define the term structural isomer, when we have the same molecular formula but different structural formula. When we have the same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. You have to write whole na. MF means molecular formula and structure formula means SF means structural formula. Okay, now we have a question here and it is a bit different now. इसमें सब कुछ ही आ रहा है ना, इससे पहले जो हमने करे थे उनमें तब भी था वो कुछ नहीं आता, लेकिन इन क्वेश्चन में सारी चीजें आ रही हैं. This question is about the homologous series of alcohols. A homologous series is a family of the organic compound whose members have the same general formula. State the general formula of alcohols. Alcohols का वो general formula क्या होता है? It is CN H2N plus 1 OH. CN H2N plus 1 OH. That is the general formula of alcohol ना, CnH2n plus 1 OH. Give one another characteristic that is same for the all members of homologous series ना. They are differ by the they differ from the other members by the CH group ना. CH ग्रुप से ये डिफरेंशिएट होते हैं फ्रॉम अनदर, यानी कि एक थ्री वो ये कार्बन्स वाला है, ये एल्कोहल है, वो फोर्थ वो कार्बन वाले से सिर्फ CH2 के ग्रुप से जो है वो डिफर ये वो करेगा. ठीक है. ठीक है. Differ from one another by CH2 unit. Okay. Ethanol can be manufactured by the two methods. Method one uses glucose as the starting material, which is a fermentation. That method is known as the fermentation. Okay, it is the fermentation. And the fermentation, fermentation. And the second method is the ethene, reacting the ethene with the steam. Na. Typical, from the glucose as a starting material, ethene as a starting material. Na. Typical temperature use. If we are हाँ, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, इट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ना. when we are doing the fermentation, the temperature is normal below 37 degrees Celsius. It is 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, no? And when you are starting from the ethene, the temperature is very high, that is 300 degrees Celsius. The two essential, the two other essential conditions, no? For the essential condition, the yeast is needed, and secondly, it must be anaerobic. The in the absence of oxygen, if we are doing the reaction, if we are doing the fermentation, the presence of oxygen, the ethanol will be converted to the carboxylic acid. जो हमारा ग्लूकोज से ethanol बनेगा, then ethanol will be converted to the ethanoic acid ना, अगर oxygen होगा तो. So we uh, must do the reaction in the absence of oxygen, absence of O2. And for the H3PO4, we need a acid catalyst, that is H3PO4.
and the second one is the pressure is 60 atm. That is the essential condition needed. Write the write the simple equation for the reaction of method one. So glucose is C6 H12O6, and it will be converted to 2C2 H5OH plus 2CO2. Write the simple equation for the reaction 2. So ethene C2H4 reacting with H2O to form C2H5OH. First one is the fermentation, the second one is addition reaction. Butane 1,4-diol has a structural formula of it is butane diol, and it is 1,4. Now 1,4 means butanes means 4 carbon, and the 1,4-diol means the all the alcohol will be on the corner. So it will be, see, bullet deduce a molecular formula of butane phenol. Sorry, butane 1,4-diol. It has 4 carbons, so it is C4. And how many hydrogens are there? The hydrogens are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Basically, 8 with the chain and 1 each with the OH. And it has 2 oxygen, so it could be O2. Uh, Butane 1,4-diol reacts with the ethanoic acid. Determine the number of moles of ethanoic acid which react fully with the 1 mole of butane 1,4-diol. So basically, we need two ethanoic acid. Now, by butane 1,4-diol has two alcohol group. Now, butane 1,4-diol has two alcohol group. So basically, we need two moles of ethanoic acid. Now, 1 mole of ethanoic acid is having one carboxylic acid group. Now, so two will need so two ethanoic acid will be having two groups. So two ethanoic acid. Butane dihoic acid. Butane dihoic acid has a structural formula of CH2, and at the both corner we have carboxylic acid group. Reduce the empirical formula of butane dihoic acid. The empirical formula for the butane dihoic acid is, first calculate the number of carbons, that is 4 carbon, then calculate number of hydrogen, 2 plus 2, 2 to 6 hydrogen, then calculate the number of oxygen, 4. So 2 to the 4, 3 and 2. So the molecular formula is C2H3O2. That is the empirical formula of butane dihoic acid. Name the gas formed when the butane dihoic acid react with the sodium. So when the butane dihoic acid reacts with the sodium, na, so the gas produces H2O, H2, the hydrogen. Na. Basically, when the any of the carboxylic acid, let's say we have ethanoic acid, now when it reacted with the Na metal, so that Na will replace the H to become sodium ethanoate plus H2 gas is produced. So it is hydrogen. Butane 1,4-diol can be represented as shown. A carbon chain represented by a box, and on the both end we have OH. And the butane dihoic acid represented by a carbon chain and the carboxylic acid at the corners. Butane 1,4-diol react with the butane dihoic acid to form a polymer. Draw the two repeated units of the polymer formed from the reaction of butane 1,4-diol and with the butane dihoic acid. Show
all the atoms and all the bonds. So अब इसमें इन दोनों का आना चाहिए ना, सो द टू ग्रुप शुड बी देयर। तो अब इनका जब रिएक्शन पी कर दो। सो अब यहाँ पे दो रिपीटेड यूनिट बनाने हैं, तो चार वी हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ फोर मोनोमर्स ना, फोर। सही। अब ये ऑल्टरनेटली जो है ना, ये प्लेस्ड होंगे ये आपस में ना, यूं करके। HOO, C प्लस। अब ये ऑल्टरनेट में ये ग्रुप दोबारा से आ जाएगा, बट इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ना ये ग्रुप दोबारा आ जाएगा। ओके। सो हाउ टू रिपीटेड यूनिट फ्रॉम दिस। देखो यहाँ से ये the OH from the H from the alcohol and the OH from the carboxylic acid, the OH from the carboxylic acid and H from the alcohol, the H from the alcohol and the OH from the carboxylic acid will form the H2O ना, ये H2O फॉर्म करेंगे। Okay, for the two repeated unit we have to do the reaction of four monomer। हमने ये alternate में draw कर दिया। First of all it is alcohol, then this carboxylic acid, then again alcohol, then again carboxylic acid, alcohol carboxylic acid, alcohol carboxylic acid। ठीक है। The H from the alcohol will react with the OH of carboxylic acid। The same reaction occur, सही है, everywhere in the chain ना। यहाँ पे भी ये OH है H के साथ, ये H है OH के साथ मिलकर H2 फॉर्म करेगा, और ये पीछे भी ये जो OH है ये पीछे किसी H के साथ H2O फॉर्म कर रहा होगा, ये जो H है एल्कोहल है पीछे किसी OH के साथ मिलकर H2O फॉर्म कर रहा होगा। सो अब जो ये वैलेंसी ऑक्सीजन की है, इस कार्बन के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। ये वाली जो वैलेंसी है कार्बन की, ये इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगी, एंड दिस वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी ज्वाइंड बाय दिस वो कार्बन। सो इट इज O chain and that C डबल बॉन्ड O। ये वाला पार्ट। अब जो ये हमारे पास है इसको हम ज्वाइन करेंगे। C डबल बॉन्ड O एंड O, ये वाला पार्ट रखें। देन द कार्बन चेन, देन ये वाला पार्ट आ जाएगा। O C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट आ गया। और फिर ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी बना रहा होगा। अब ये हमारे पास जो है ना दो रिपीटेड यूनिट हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं सिंगल रिपीटेड यूनिट को मेंशन करना चाहूँ ना, तो एक रिपीटेड यूनिट ये रहा, और दीज आर रिपीटेड यूनिट ये रहा। दीज आर दी टू रिपीटेड यूनिट्स हैं, यानी कि जब दो मोनोमर रिएक्शन कर रहे हैं तो एक रिपीटेड यूनिट जो वो बन रहा है।
फिर जब दो और रिएक्शन कर रहे हैं तो एक और रिपीटेड यूनिट जो है वो बन रहा है। तो इस तरीके से हमें शो करना है। State the type of the polymerization. State the type of the polymerization when butane 1,4 diol react with the butane dihoic acid. It is the condensation polymerization. Now, it is the condensation polymerization. Okay, now.